हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसके पहले दोस्तों हमने क्लबिंग और क्लबिंग के बाद हमने पढ़ा दोस्तों यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो इसके सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस जो स्टडी मटेरियल में है विथ रिवीजन जो है हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियोस में। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिडक्शन का चैप्टर। तो सबसे पहली बात, ये डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है। देखो दोस्तों, हमारे पास 5 हेड है। कौन से 5 हेड है? हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ये पांचों को हम टोटल करते हैं, इसकी इनकम को टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हमको कुछ डिडक्शन मिलते हैं, यानी हमारी इनकम के बदले में हमको डिडक्शन मिलता है। क्या डिडक्शन मिलता है वो इस चैप्टर में लिखा हुआ है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है डिडक्शन वाले चैप्टर में, कि सर कौन से ऐसे डिडक्शन है जो आपको नए स्कीम में भी मिलेंगे, पुराने स्कीम में भी मिलेंगे, और दोनों स्कीम में कौन से डिडक्शन हमको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर जो भी डिडक्शन 80CCD2 में या फिर 80CCH2 में, CCD2, CCH2 और 80JJAA, ये 3 सेक्शन आपको नए स्कीम में भी मिलेंगे, यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे। बाकी कोई भी सेक्शन आपको नए स्कीम में नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई भी एसएससी जो नया स्कीम ले रहा हो तो डिडक्शन की अगर बारी आएगी, आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जब डिडक्शन कैलकुलेट करोगे तो आपके मन में 3 ही सेक्शन आने चाहिए कि भाई साहब ये नया स्कीम ले रहा है तो खाली 3 सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। पहला 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA। अब ये है क्या, देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। 80CCD2 है, वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जब है पेंशन स्कीम में होता है, वो आपको याद रखना है। पहला 80CCD2। दूसरा जो अग्निवीर के लिए एक सेक्शन बनाया गया है 80CCH2, वो है। और तीसरा जो 80JJAA है वो है एम्प्लॉयज़ के लिए, जब आप नए एम्प्लॉय को हायर करते हो तो उसके लिए कुछ आपको स्पेशल डिडक्शन मिलता है। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया क्योंकि बाद में आपको बार बार जो है ये चीज़ मेरे को बतानी ना पड़े कि जितने भी डिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं सब नए स्कीम में नहीं मिलेंगे, पुराने स्कीम में मिलेंगे। नए स्कीम में खाली 3 डिडक्शन मिलेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये बात आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बात? देखो, सेक्शन नंबर 80AC क्या बोलता है? फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C। यानी अगर आपको डिडक्शन क्लेम करने हैं अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग C, तो आपको ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो ड्यू डेट कौन सी, जो सेक्शन 139(1) में लिखी हो वो वाली ड्यू डेट के पहले आपको रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना है। कौन से सेक्शन में? 80IA, IAB, IAC, IB, IBA, IE, ये सारे जो है ये CA फाइनल में है। यहाँ पर आपको ये सब सेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन CA फाइनल में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये सेक्शन में रिटर्न ऑफ इनकम हमको पहले फाइल करना पड़ता है। तो आप सिंपल बस इतना याद रखिए, 80IA से लेकर 80IE तक जो भी सेक्शन है उसके लिए पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है ड्यू डेट के पहले। फिर 80JJAA, 80LA, 80M, 80P, 80PA, ये जो सेक्शंस है ये सेक्शंस भी CA फाइनल में पढ़ाए जाएंगे। और ये सेक्शन के लिए भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के पहले फाइल करना पड़ता है। अब अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया अभी 80JJAA बताया था, 80JJAA वो वाला सेक्शन, 80QQB जहाँ पर रॉयल्टी इनकम देखते हैं और यहाँ पर रॉयल्टी ऑफ पेटेंट्स देखते हैं, ये तीनों हमारा CA इंटर में कवर होगा। और ये तीनों सेक्शन आपको याद रखना है। क्यों? 80JJAA, 80QQB, 80RRB,
ये तीनों सेक्शन इसलिए याद रखना है क्योंकि ये तीनों सेक्शन में आपको ड्यू डेट के पहले जो 139(1) में ड्यू डेट लिखी है उसके पहले आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, तभी आपको इसका एग्जामिनेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA. Filing of audit report is prescribed from is must for a corporate assessee. Filing of return within the due date laid down in section 139(1) is not required. तो ये बोल रहा है कि भाई साहब 80JJAA में डिडक्शन लेने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तो ड्यू डेट के पहले फाइल होनी चाहिए, पर रिटर्न ऑफ इनकम आप कभी भी फाइल कर सकते हो। तो ये सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऊपर सेक्शन 80AC क्या बोलता है। सेक्शन 80AC बोलता है कि आपको कंपल्सरी फाइल करना है बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), तभी आपको 80JJAA का बेनिफिट ऑफ डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). जब क्या होता है, रिटर्न की ड्यू डेट चले जाती है तो 139(1) से सेक्शन आ जाता है 139(4), जब जहां पर आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 will debar an assessee from claiming deduction under section 80QQB if the assessee exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A, that is he pay tax under the optional tax regime. ये बोल रहा है कि अगर आप 139(4) में रिटर्न फाइल करते हो बिलेटेड रिटर्न, तो आपको 80QQB नहीं मिलेगा। तो क्या ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी देखा 80QQB के लिए भी आपको 139(1) में जो टाइम लिमिट दी है उसके पहले रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और 80AC के हिसाब से आपको रिटर्न ऑफ इनकम को बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फाइल करना है, तभी आपको 80QQB मिलेगा। सिंपल। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम चालू करते हैं दोस्तों डिडक्शन। डिडक्शन यानी क्या? देखो, डिडक्शन यानी आपने कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कहीं कुछ पैसे खर्च किए, कहीं कुछ पैसे लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ों का गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। कैसे बेनिफिट देती है? आपके इनकम को उस अमाउंट से माइनस कर देती है और आपके इनकम को कम कर देती है। यानी इन शॉर्ट में बताऊं तो इजी वे में इसको बोल सकते हैं कि आपके इनकम के ऊपर आपको डिस्काउंट देती है कि चलो भाई, आपकी इनकम 10 लाख है, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, चलो मैंने आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट दिया और अब मैं आपकी इनकम 8,50,000 लूँगा और उस पर टैक्स लगाऊंगा। तो डिडक्शन यानी एक सिंपल टर्म्स में देखें तो डिस्काउंट होता है जो आपको आपके इनकम को कम करने में हेल्प करता है। अब डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट सेक्शन नंबर 80C। सेक्शन नंबर 80C जो है वो सबसे फेमस डिडक्शन है। वो ये बोलता है कि आप कुछ जगहों पर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको डिडक्शन देंगे। और सबसे पहले हम आएंगे 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो क्लेम कर सकते हो 1,50,000 रुपीज़ का। यानी नीचे जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जगह दी हुई है, आपने वहाँ पर पैसा डाला, पर मैक्स टू मैक्स आप 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। भले आपने पैसा 2 लाख डाला हो, 3 लाख डाला हो, 4 लाख डाला हो, 5 करोड़ डाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 मिलेगा 80C का पूरा टोटल मिला के। ठीक है, देखो सबसे पहला है, या तो आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971 में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई प्रीमियम पे किया है। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी LIC जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वहाँ पर बहुत लोग अपनी पॉलिसी लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं खाली LIC में पॉलिसी ले, बाकी कहीं से भी पॉलिसी ली तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। HDFC से या फिर ICICI से, कहीं से भी आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब उसका प्रीमियम अगर आपने पे किया तो देखो, प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस और एनी चाइल्ड, माइनर और मेजर, एंड इन द केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयर ऑफ। यानी आपको LIC किसके नाम से आप खरीद सकते हो?
देखो, खुद के नाम से खरीद सकते हो, स्पाउस के नाम से, चिल्ड्रन के नाम से। चिल्ड्रन माइनर हो मेजर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एचयूएफ के केस में जो भी मेंबर ऑफ एचयूएफ है उसके लिए आप जो है पॉलिसी खरीद सकते हो, और लाइफ पॉलिसी भी और एंडोमेंट पॉलिसी भी दोनों इसके अंदर कवर हो जाती है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? देखो, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ठीक है। अगर आपको पता हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक अमाउंट रहता है, मैच्योरिटी का अमाउंट, यानी कि जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हो तो वो या तो 5 लाख की हो सकती है, 10 लाख की, ऐसे वो एक बड़ी अमाउंट बताते हैं। फिर बड़ी अमाउंट के लिए आपको छोटा छोटा प्रीमियम पे करना पड़ता है हर साल, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखो, एटीसी क्या बोलता है, जब आपकी पॉलिसी 31/3/2012, आपको पता है 2012 में एक मूवी बनी थी 2012 की, तो आपको वो मूवी याद रखनी है 2012। तो जो भी पॉलिसी 31/3/2012 के पहले खरीदी गई है, ठीक है, उसका प्रीमियम पे जितना हुआ है वो या तो 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड का मतलब जितने अमाउंट की आपने एलआईसी खरीदी वो, और उसका आपको 20% निकालना है, और आपका प्रीमियम जो भी विच एवर इज लोअर होगा उतना आपको मिलेगा। सिंपल। अगर आपका प्रीमियम 25,000 है और आपका जो 20% है वो 20,000 आ रहा है तो 20,000 का रिडक्शन मिलेगा। अगर आपका प्रीमियम 15,000 है और आपका जो 20% है वो 20,000 आ रहा है तो 15,000 का रिडक्शन मिलेगा। यानी सिंपल याद रखना है, प्रीमियम पेड और 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर। फिर 1/4/12 के बाद, देखो 31/3/12 तक का तो समझ गए। 1/4/12 के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो आपका प्रीमियम पेड या फिर 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। 1/4/12 के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ कैपिटल एश्योर्ड विच एवर इज लोअर, और उसके पहले खरीदी है तो प्रीमियम पेड और 20%, ठीक है। आपको याद रखना है 31/3/12 के पहले 20 था और 1/4/12 के बाद 10% है, ठीक है। अब 1/4/13 के बाद 1/4/13 के बाद 3 डेट आपको याद रखनी है, 31/3/12, 1/4/12 और 1/4/13। 1/4/13 के बाद अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा किसी ऐसे पर्सन के लिए जो डिसेबिलिटी से जूझ रहा हो या फिर सेवियर डिसेबिलिटी से जूझ रहा हो, और जो सेक्शन 80U में जो जो लिखा हुआ है वो डिसेबिलिटी उसको है, ठीक है, और 80DDB में जो लिखा है वो डिजीज़ उसको है, तो आप उसके केस में 15% ले सकते हो। जो 10% था वो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट एक बार और समझा देता हूँ। देखो, 31/3/12 के पहले 10%, 31/3/12 के बाद यानी 1/4/12 के बाद, सॉरी 31/3/12 के पहले 20%, 1/4/12 के बाद 10%, और अगर 1/4/13 के बाद डिसेबल पर्सन के लिए लिए हैं तो आपको 15% तक मिलेगा, ठीक है। आइए एक इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझाता हूं मैं। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 24-25, the detail of which are given under. If Mr. Ganesh has exercised the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BSC 1, सबसे पहला 30/3/12 को पॉलिसी खरीदी। देखो, 30/3/12 यानी पहली कैटेगरी, यानी 31/3/12 के पहले वाली कैटेगरी, तो वहाँ पर 20% मिलता था सम एश्योर्ड का। खुद के लिए खरीदी है, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड कितना है? 9 लाख, और प्रीमियम कितना पे किया है? 48,000। तो यहाँ पर 9 लाख का हमको कितना निकालना है? 20%। 9 लाख का 20% निकालेंगे और देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर आएगा वो हम लेंगे। तो देखो, 30/3/12 को सेल्फ है 9 लाख है, प्रीमियम कितना है? 48,000, और 20% हमको मिल सकता है। तो 9 लाख का अगर मैं 20% निकालूँ तो आएगा मेरा 1,80,000।
तो मेरे को 1,80,000 तक मिल सकता है, पर मेरा कितना है, खाली 48,000 है। तो 48,000 जो है वो मैं पूरा का पूरा क्लेम कर सकता हूँ। सेक्शन 80C में पूरा का पूरा 48,000 मैं क्लेम कर लिया। सेकेंड पॉइंट, 1/5/18 यानी 1/4/12 के बाद स्पाउस के लिए खरीदा 1,50,000 का सम इंश्योर्ड था, यानी इसका 10% लेना यानी 15,000, और प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ, 20,000। तो 15,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर। तो देखो 1/5/18 स्पाउस 1,50,000 था, इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 था, पर डिडक्शन कितना मिलेगा, 15,000, क्योंकि 10% की लिमिट थी यहाँ पर, ये तो हमको पता है। फिर अगर आपका कोई हैंडीकैप शन है 1/6/2021, और हैंडीकैप के लिए स्कीम कब चालू हुई है, 1/4/2013 के बाद, 4 लाख है तो 4 लाख का 15% ले सकते हैं। तो 15 × 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60,000 यहाँ पर ले सकते हो, और प्रीमियम पे किया 80,000, तो 60 और 80 विच एवर इज लोअर, यानी 60,000 मिलेगा। देखो हैंडीकैप सन 1/6/21, 4,80,000 रुपये का जो प्रीमियम पे किया, 60,000 मिलेगा क्योंकि 15% का लिमिट था, और टोटल डिडक्शन 80C में आ गया 1,23,000। क्या मेरे को 1,23,000 पूरा मिल जाएगा, आंसर इज यस, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 के अंदर आता है। सिंपल सिंपल। इलस्ट्रेशन नंबर 3, व्हाट वुड योर आंसर इफ मिस्टर गणेश पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। भाई साहब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहता तो ये डिडक्शन ही नहीं मिलता इसको, नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। सिंपल, क्योंकि नए स्कीम में 3 ही जगह मिलता है, CCD2, CCH2 और 80JJAA। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये रिवीजन है, ये फुल लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करूँगा, है ना। कंट्रीब्यूशन टू SPF, PPF, RPF, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो आपको यहाँ पर 80C के अंदर में डिडक्शन मिलेगा। किसको किसको मिलेगा, इंडिविजुअल अपने लिए खुद के लिए कर सकता है, उसके स्पाउस के लिए, और एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, और अपने चाइल्ड के लिए, या फिर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन केस ऑफ HUF। ठीक है, कितना मिलेगा, मैक्सिमम PPF के लिए 1,50,000 दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, an individual SSC resident in India has made the following deposit payment during the previous year 24-25. Contribution to PPF 1,50,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ स्पाउस 1/4/18 को लिया है, एस्योर्ड वैल्यू है 2,20,000, 25,000। देखो 1/4/2012 के बाद 10%, तो एस्योर्ड वैल्यू 2,20,000, उसका 10% 22,000, तो 22,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 22,000 आ गया। तो 1,50,000 और 22,000, PPF का 1,50,000 और 10% 2,20,000 का 22,000, क्योंकि 25,000 तो नहीं दे सकते, विच एवर इज लोअर लेना है। टोटल आ गया 172। तो क्या पूरा 172 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 1,50,000। मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन आ गया 1,50,000। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इस पे आपने डिपॉजिट किया तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, और ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। फिर सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्यूटी प्लान ऑफ LIC, सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, जो नोटिफाइड यूनिट्स है म्यूचुअल फंड और UTI के, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से भी आपको डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम, तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। या फिर कोई नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वहाँ पर भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। या फिर अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को विद इन द इंडिया, ध्यान रखना इंडिया के अंदर ही पढ़ाना है बच्चे को, बाहर पढ़ाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा।
फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, यानी 2 चिल्ड्रेन की ट्यूशन फीस का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन नंबर 80C में। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया था तो उसका जो रीपेमेंट कर रहे हो आप, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट तो आपको सेक्शन नंबर 24 हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अलाउ हो जाता है इंटरेस्ट, अगर आपको पता होगा तो, है ना। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आपने हाउसिंग लोन का कोई प्रिंसिपल पार्ट रीपेमेंट किया तो वहाँ पर भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिबेंचर, कोई ऐसे इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और अगर आपने उसमें पैसा डाला है तो वहाँ पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए उसमें पैसा डालोगे तो वहाँ पर भी ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आप 5 ईयर टर्म डिपॉजिट खरीदते हो तो वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली जो है ATC का डिडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो लिमिट है वो 1,50,000 की है, ये तो आप सबको पता ही है। नाबार्ड के बॉन्ड में भी आप जमा कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करा सकते हो 5 साल के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी पैसा डलवा सकते हो और NPS में भी पैसा डलवा सकते हो। NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम, ये जो भी पेंशन स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, वो सारे के केस में आप करवा सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं ATC के बाद रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंशन फंड के बारे में। तो पेंशन फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो ATCC में आपको रिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल SSC कौन है? एक इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडिविजुअल ने किसी एन्यूटी प्लान ऑफ LIC के किसी एन्यूटी प्लान में उसने कंट्रीब्यूट किया है, या फिर कोई और इंश्योरर जो कि आपको पेंशन देगा उसके ऊपर आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का। फर्दर द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000 प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन CCE विल बी कंटिन्यू टू एप्लीकेबल, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ATC में वैल्यू कितनी थी? 1,50,000। ATCC में वैल्यू कितनी है? 1,50,000। आगे आते हैं, अभी आपको एक मस्त चीज़ बताऊंगा मैं। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 80CCD, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पेंशन स्कीम नोटिफाइड करती है और आप उस पर पैसा डालते हो तो 80CCD में आपको रिडक्शन मिलता है। ठीक है, क्वांटम ऑफ रिडक्शन कितना है? देखो, प्रोवाइड 80CCD1 प्रोवाइडेड डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई अमाउंट जमा कर रहा है तो 80CCD1 में मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ हिज सैलरी, यानी मैक्सिमम 10% उसकी सैलरी का जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, उतना डिडक्शन उसको मिल सकता है। द डिडक्शन इन द केस ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। यानी अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और खुद से पैसा पेंशन स्कीम में डाल रहे हो तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आपको मैक्सिमम रिडक्शन मिल सकता है। याद रखना है, एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ सैलरी, और अगर बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके केस में 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आपको लेना है। वे आता है 80CCD1B, जो बोलता है आप एडिशनल डिडक्शन 50,000 का ले सकते हो। यानी अगर आपका 80CCD1 में जो लिमिट दी गई थी 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ GTI, इसके भी ऊपर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको 80CCD1B में 50,000 तक और हम अलाउ कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, अब आता है 80CCD2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 80CCD2, क्योंकि आपको पता है CCD2 ये नए स्कीम में भी मिलता है। तो अंडर सेक्शन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द सेड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द SSC। यानी कि SSC तो 80CCD1 में जमा कर रहा था, उसको मिल रहा था, और उसके बदले अगर एम्प्लॉयर ने जमा किया है, किसने किया है? एम्प्लॉयर ने जमा किया है, तो पहले तो टैक्सेबल हो जाता है सैलरी एड में, फिर यहाँ पर उसको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 80CCD2 में देखो 80CCD2 में जो डिडक्शन है उसकी एक लिमिट दी गई है, वो कितना है?
In case of contribution made by central government or state government 14% of salary, and in case of contribution made by any other employer 10% of salary. सिंपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 14% ऑफ सैलरी तक कर सकता है, और अगर कंट्रीब्यूशन दूसरा कोई एम्प्लॉयर कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई और है, तो वो 10% ऑफ सैलरी तक कंट्रीब्यूट कर सकता है. अब exemption on payment from NPS trust to an SSC on closure of his account or on his opting out of the pension scheme. क्या हुआ, आपने पेंशन फंड में पैसा जमा कराया, बहुत सारा पैसा हो गया. अब क्या हो गया, आपको वो पैसा वापस मिल रहा है. तो जब वो पैसा आपको वापस मिलेगा उसके लिए लॉ बनाया गया है. देखो, Section 1012A provides that any payment from National Pension Trust to an SSC on account of closure of his opting out of the pension scheme referred to in Section 80CC(d) to the extent it does not exceed 60% of the total amount payable to him at the time of the closure or his opting out scheme shall be exempt from the tax. यानी अगर इसको पूरा का पूरा पैसा ये विड्रॉ कर रहा है तो 60% तक जो है इसका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और 60% से भी ज़्यादा ये विड्रॉ कर देता है तो जो 60% से ज़्यादा विड्रॉ करेगा उसके ऊपर इसको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. अब सर अगर इसने पार्शियल विड्रॉ किया, तो अगर पूरा विड्रॉ किया तो 60% की लिमिट तो है ही, पर अगर इसने पार्शियल विड्रॉ किया तो 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इसने विड्रॉ किया. कितना? 25% ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा इसने विड्रॉ किया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, यानी 25% तक एग्जेम्पशन मिलेगा. बहुत ही ईजी. अगर लमसम किया तो 60% एग्जेम्प्ट, 40% टैक्सेबल, और अगर पार्शियल किया तो 25% एग्जेम्प्ट और उसके ऊपर का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. अब आते हैं, देखो ये सबसे अच्छा यहाँ पर सेक्शन बनाया है. देखो क्या बोलता है, लिमिट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की लिमिट कितनी थी? 1.5 लाख, 1.5 लाख. 80CCC की लिमिट कितनी थी? 1.5 लाख. और 80CCD1 की लिमिट जो थी वो भी थी सेम, पर 80CCE बोलता है कि आप 80C, 80CCC, 80CCD1 ये तीनों मिलाकर आप मैक्सिमम 1,50,000 तक एग्जेम्पशन ले सकते हो. यानी हर सेक्शन की अलग अलग लिमिट दी गई. फिर एक सेक्शन बनाया कि ये सब सेक्शन का टोटल करके आप 1.5 लाख से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. देखो, 80C 1,50,000, 80CCC 1,50,000, 80CCD1 में जो लिमिट थी 10% ऑफ सैलरी अगर आपका सैलरी में है, या फिर 20% ऑफ GTI अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 80CCE जो है वो तीनों को एग्रीगेट करके आपको 1,50,000 की लिमिट मिलती है. ठीक है. फिर 80CCD1B में जो लिमिट है वो तो 50,000 की आपको पता है. 80CCD2 में जो लिमिट है 14% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ये भी आपको पता है. पर अगर दोस्तों SSC जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में पे कर रहा है, यानी नए स्कीम में पे कर रहा है, तो ये 14% ऑफ सैलरी हो जाएगा 80CCD2 में. ठीक है. यानी 80CCD2 क्या था आपको याद है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 14% ऑफ सैलरी, और अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 10% ऑफ सैलरी था, और अगर कोई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो था 10% ऑफ सैलरी, और अगर कोई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप नए स्कीम में ले रहे हो तो 14% तक आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में. बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ. बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है. DA इसको मिल रहा है 40% ऑफ बेसिक सैलरी. 50% ऑफ DA जो है वो फॉर्म पार्ट ऑफ पे फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट. ठीक है. Both Mr. A and his employer ABC Limited contributes 15% of the basic salary to the pension scheme referred to in Section 80CC(d). Explain the tax treatment in respect of such contribution in the hands of Mr. A if he exercise the option of shifting out of the default tax regime 115 BAC 1A. What would be your answer if Mr. A pay tax under the default tax regime? यानी ये बोल रहा है कि भाई साहब 1 लाख का बेसिक सैलरी है, 40% बेसिक सैलरी का DA है, और उस DA का 50% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है. आपको ये बताना है कि इन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसको कितना डिडक्शन मिलेगा 80CCD में. देखो बहुत ही इजी है.
सबसे पहला, टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 80cc डी। एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात भी करेंगे। वेयर मिस्टर ए हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी पुराने प्रोविजन में आ गया तो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू सच पेंशन स्कीम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी सिंस इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(1)(8). देयरफॉर 1,80,000 15% ऑफ बेसिक सैलरी 12 लाख विल बी इंक्लूडेड इन मिस्टर ए सैलरी। देखो 1 लाख पर मंथ की सैलरी पूरे साल की 12 लाख हो गई, 12 लाख का 15% आ गया 1,80,000। तो जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कौन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसको पहले हम सैलरी हेड में ऐड कर देते हैं। तो 1,80,000 पहले सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा। फिर मिस्टर ए का जो कंट्रीब्यूशन है इस अलाउेबल एज डिडक्शन 80cc(1) में, जहां पर 10% ऑफ सैलरी जो है वो अलाउ किया जाता है, और सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पे। अब सैलरी कितनी आएगी, देखो बेसिक सैलरी थी 1 लाख पर मंथ इंटू 12 किया 12 लाख का 40% डीए आ गया 4,80,000, और उस 4,80,000 का 50% ही खाली रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो 4,80,000 का 50% करूंगा तो आ जाएगा मेरा 2,40,000। तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc डी 14,40,000 आ गया। इसका 10% रहता है, आपको पता है, तो इसका 10% मैंने निकाला तो आ गया 1,44,000 रुपये। 14,40,000 का 10%, और हमने कितना कंट्रीब्यूट किया था 15%, यानी 1,80,000 रुपये हमने कंट्रीब्यूट किया था। तो 1,80,000 तो मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा 1,44,000 80cc(1) में। पर आपको पता है एक और सेक्शन है 80cc(1)(b) जो कि बोलता है जो अमाउंट आप ऊपर में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 50,000 तक और लिमिट दी है, नीचे क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,80,000 माइनस जो ऊपर क्लेम कर चुके हैं 144, 36,000 और क्लेम करना बाकी है, तो उसको मैं 80cc(1)(b) में क्लेम कर लूँगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। 1,44,000 is allowable under section 80cc(1). This would be taken into consideration as subject to over of limit of 1,50,000 under section 80cc(e). 36,000 is allowable deduction 80cc(1)(b) outside the overall limit of 1,50,000 under section 80cc(e). यानी 1,50,000 जो लिमिट थी 80cc(e) जो हमको बताया था, कौन से सेक्शन की थी, 80C की थी, 80cc(d)(1) की थी और 80cc की थी। ये 3 सेक्शन मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, और 80cc(1)(b) था, उसका अलग से 50,000 का लिमिट था, तो वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब 50,000 कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc(1)(b). अच्छा, हम ये कर सकते हैं क्या, पहले 80cc(1)(b) में क्लेम कर लेते हैं और उसके बाद 80cc(1) में क्लेम कर लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 50,000 पहले पूरा नीचे वाली लिमिट खत्म कर दो, फिर जो बचेगा उसको आप ऊपर ले जाओ, तो वैसा भी आप कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं की गई है। Employer's contribution to pension scheme would allowable as deduction under section 80cc(2), subject to the maximum of 10% of salary. Therefore, the deduction under section 80cc(2) would also be restricted to 1,44,000, even though the entire employer contribution of 1,80,000 is included in salary under section 17(1)(8). देखो, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था 80cc(2) में क्या बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी, और अगर आपने खुद किया पुराने स्कीम में हो तो 10%, नए स्कीम में हो तो 14%। तो ये पुराने स्कीम का बंदा है, तो सैलरी आया था 14,40,000 और उसका 10%, तो यहाँ पर 1,44,000 का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा। हालांकि हमने 1,80,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है, पर वो हमको नहीं देखना है, हमको खाली 1,44,000 तक मिलेगा। However, this deduction of the employer's contribution of 144 to pension scheme would outside the overall limit of 1,50,000 under section 80cc(e). ये तो हमको पता है कि 80cc(e) में 80cc(d)(2) नहीं आता है, तो ये उसके अलावा हमको और डिडक्शन मिलने वाला है। इजी। अब अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में आता
तो भाई साहब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कौन से सेक्शन में मिलता है आपको पता है, 80CCD2। तो देखो 80CCD2, However, he would allow deduction of up to 2,01,600 14% ऑफ सैलरी। मैंने आपको बोला था नया सेक्शन में 14% है, तो 14,40,000 का 14% 2,01,600 मिलता से 80CCD2 में 2,01,600 तक का एग्जेम्पशन मिल सकता था। कंट्रीब्यूट कितना किया, 1,80,000, तो पूरा का पूरा 1,80,000 मिल जाता। पर बाकी जो 80CCD1 और 80CCD1B में एग्जेम्पशन मिला है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिंपल। अब दोस्तों एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2। 80CCD1 बोलता है अगर आपने खुद कंट्रीब्यूट किया, आप एम्प्लॉय हो तो 10% ऑफ सैलरी आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो GTI का 20% आपको मिलेगा 80CCD1 में। 80CCD1B में अगर आपने ऊपर वाली लिमिट को क्रॉस कर दिया फिर भी आपका डिडक्शन बचा है तो आप एडिशनल 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80CCD2 बोलता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है और एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर आप नए स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो तो 14% ऑफ सैलरी। पर अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है और आप पुराने स्कीम को फॉलो कर रहे हो तो 10% ऑफ सैलरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। देखो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 क्या हो गया जी, हाँ 8 लाख रुपए। He has made the following investment payment during the financial year 24-25। Contribution to PPF 1,10,000, ट्यूशन फीस पे की है उसने 45,000 की, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इसने किया है 25,000 का और कंट्रीब्यूशन किया है अप्रूव्ड पेंशन फंड LIC 1,05,000। तो देखो PPF का डिडक्शन जो है वो 80C में मिलता है, ट्यूशन फीस का भी 80C में मिलता है, हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट कर रहा है वो भी 80C में मिलेगा। पर ये LIC वाला अगर आपको पता हो अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC में मिलता है, ठीक है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन में। देखो PPF का कंट्रीब्यूशन 1,10,000, ट्यूशन फीस का कंट्रीब्यूशन 45,000, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट 25,000, तो 80C सेक्शन में 1,80,000 टोटल एग्जेम्पशन होता है। पर जिसकी लिमिट कितनी है 1.5 लाख की, तो रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 इसको मिलेगा। पर 80CCC में इसने और जमा किया है अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC 1,05,000, तो 1,50,000 और 1,05,000 मिला के कितना एग्जेम्पशन होता है 2,55,000। पर यहाँ पर एक 80CCE टांग लड़ाता है जो कि बोलता है 80C, 80CCC और 80CCD1 ये तीनों मिलाकर 1,50,000 से ऊपर नहीं हो सकता। तो टोटल इसका जो एग्जेम्पशन होगा असेसमेंट ईयर 25-26 का वो 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक नए सेक्शन के ऊपर जो कि है 80CCH अग्निपथ स्कीम। अगर आपको पता हो मिलिट्री वालों के लिए अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जो कि 2022 में लॉन्च की थी, तो उसके लिए ये बनाया गया है सेक्शन। मीनिंग ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड मीन्स अ फंड इन विच कंसोलिडेटेड contribution of all the अग्निवीर and matching contribution of the central government along with the interest on both these contributions are held। अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है जिसमें अग्निवीर जितना जमा करेगा गवर्नमेंट भी उतना ही जमा करेगी उस फंड में, उसको बोलते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड, ठीक है। अब डिडक्शन कितना मिलता है, कहाँ मिलता है ये देखते हैं। देखो 80CCH provide deduction in respect of contribution made in Agniveer Corpus Fund by the individual enrolled in the Agnipath scheme and the central government। यानी 80CCH में डिडक्शन मिलेगा अगर आपने खुद ने अग्निवीर फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80CCH1 provide a deduction for the amount paid or deposited by an SSC being an individual enrolled in the Agnipath scheme
यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट आपको ATCC-H1 में मिल जाएगा। जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ATCC-H2 स्पेशल सेक्शन है। ATCC-H2 आपको याद होगा नए स्कीम में ATCC-H2 मिलता है और पुराने में भी मिलता है। The whole amount of contribution made by the central government to the said account of an SSC in the Agniveer Corpus Fund is allowed as a deduction in computation of the total income of the SSC। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना जमा किया वो भी पूरा ATCC-H2 में डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा। Entire central government contribution to the Agniveer Fund would be included in the salary of the SSC. However, the deduction under section ATCC-H2 would be available for the same। यानी जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा और फिर नीचे से डिडक्शन उसको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मिल जाएगा। ठीक है। जब अग्निपथ कॉर्पस फंड का जो पैसा है वो वापिस उस बंदे को मिलता है या फिर उसके नॉमिनी को मिलता है तो अग्निपथ स्कीम और उसके नॉमिनी को मिला हुआ पैसा पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इजी। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, 80CCD2, 80CCH1, 80CCH2। हमने यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन नंबर 80D और वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, देखते रहिए। आगे मिलेगा आपको सेक्शन 80D। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।